गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पढ़ लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, देश की सीमाओं के बाहर या विदेशों से जो व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 1991 का जो एलपीजी मॉडल था 91-92 का, तब से हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन कर दी गई वैश्वीकरण के माध्यम से, और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे देश के लिए खुल गया। फिर हमने भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन पढ़ा। व्यापार संतुलन मतलब वस्तुओं का आयात निर्यात का जो अंतर होता है वो व्यापार संतुलन कहलाता है। और भुगतान संतुलन मतलब एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ में जो भी निश्चित समयावधि में जो भी लेन देन किए जाते हैं उसका अंतर जो होता है या उसका संक्षिप्त विवरण जो होता है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन का महत्व पढ़ लिया अपन ने। क्या महत्व होता है कि देश की स्थिति का सूचक है, देश की स्थिति का सूचक, देश की व्यापारिक दशा का सूचक है। व्यापार किस देशों के साथ किया जा रहा है, लाभ में है या हानि में है। नीति निर्धारण में सहायक, नीति निर्धारण में सहायक की इसी के आधार पर सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है कि किन चीजों का आयात करना है, किन का निर्यात करना है, किन देशों के साथ में व्यापारिक संबंध बनाना है, कहाँ आयात प्रतिस्थापन करने की जरूरत है। ये सारी चीजें भुगतान संतुलन से पता चलती है। फिर भारत का जो भुगतान संतुलन है लगातार प्रतिकूल चल रहा है, लगातार प्रतिकूल चल रहा है। 19-20 में कोविड-19 के कारण थोड़ी सी स्थिति सुधरी थी, लेकिन वो परिस्थिति बसती, मजबूरी बसती। वैसे भुगतान संतुलन भारत का हमेशा प्रतिकूल ही रहता है। तो उसका कारण क्या है, तो हमने कारण भी पढ़े उसके। क्या पढ़ा कारणों में, एक आध कारण कोई बताएगा क्या प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण? अमरदीप सर, नीति निर्धारण में मतलब कि अच्छे से पॉलिसी नहीं बना पाता, नहीं, विकास कार्य, गैर विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, राजनीतिक अस्थिरता पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता, और इसके कारण जो विदेशी निवेशक होते हैं अपनी पूंजी लेकर चले जाते हैं। ये सारी बातें उसमें पड़ी थी अपन। फिर इसके ठीक करने के उपाय भी पढ़ लिए, भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय। तो आयातों में कमी, निर्यातों में वृद्धि और मुद्रा का अवमूल्यन, ये तीन महत्वपूर्ण घटक पड़े थे। इसके साथ में और आयात प्रतिस्थापन, ढेर सारी चीजें हम उसमें पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है विदेशी पूंजी, विदेशी पूंजी, ये हमें पढ़ना था। विदेशी पूंजी, आयात निर्यात बैंक भी हमने पढ़ लिया। कब स्थापना हुई थी आयात निर्यात बैंक की? 1982, सितंबर है शायद, जनवरी 1982, जनवरी 1982 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जनवरी 1982, 14 सितंबर 1981 को इस बैंक की स्थापना से संबंधित बिल संसद में पारित किया गया था। 14 सितंबर 1981 को बिल पारित हुआ था, और 19 जनवरी 1982 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ कल की जो कुछ कमी विषय रह गई होगी उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। भुगतान संतुलन के खाते की संरचना, बड़ा सरल सा टॉपिक है। भुगतान संतुलन के खाते की संरचना, भुगतान संतुलन के खाते की संरचना कल पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। दो खाते हैं इसमें, खाते की संरचना में, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता, चालू खाता और पूंजी खाता।
चालू खाता और दूसरा क्या पढ़ेंगे? पूंजीगत खाते। पूंजीगत खाता। अब पूंजीगत खाते की मदे कौन कौन से, ये भी पढ़ लिया हमने। कौन कौन से मदे बताए थे योगेश? पूंजीगत खाते की मदे विधि से लिए गए ऋण, हाँ, और वस्तु और सेवाओं का ट्रस्ट और अट्रस्ट दोनों मध्ये सांगितली होती. जी पूंजी खाते में ट्रस्टमध्ये और अट्रस्टमध्ये दोनों सांगितली होती. दृश्य मध्ये तो नहीं होगी पूंजीगत खाते। आणि दृश्य मध्ये चालू खाते में होगी। व्यापार और की बात कर रहे हैं ना, वस्तुएं जो होती है वो तुरंत लेन देन हो रहा है तो चालू खाते में आती है। वैसे पूंजीगत खाते में हमने पढ़ा था एक शब्द, इसलिए हमने इसे आज निकाला। सबसे पहला है एफडीआई, ये बताया था मैंने, विदेशी निवेश। यही हमारा टॉपिक है आज का। ये पूंजीगत खाते की मद है एफडीआई। अब एफडीआई को हम एफआई पढ़े पहले। एफआई विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। अब विदेशी निवेश जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है एफडीआई हो सकता है, एफडीआई, और दूसरा हो सकता है एफआईआई। एफआईआई, एफडीआई और एफआईआई। एफ दोनों में कॉमन है क्या? फॉरेन। डी डायरेक्ट, आई इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर भी एफ और आई कॉमन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर बीच का जो आई है इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल, विदेशी संस्थागत निवेश, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत विदेशी निवेश। ये पहली कड़ी हो गई उसकी, क्या कि पूंजीगत खाते की पहली मत। अब समझ में आ गया? दूसरा क्या बताया था? उधार। अब ये एफआई और उधार में क्या अंतर है? ये तो उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर किया और ये हमने उनसे मांगा, ये हमने मांगा। और इसमें लाभ और हानि इसके आधार पर काम करते हैं, इसमें परसेंट पे काम करते हैं। इसमें कोई जोखिम है क्या उधार में? नहीं, इसमें जोखिम है, लाभ भी हो सकता है उनको, हानि भी हो सकती है, इसलिए उसको अलग रखेंगे। उधार, ऋण। अब जो उधार होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। उधार में दो तरीके से लिखेंगे। एक बाहरी वाणिज्यिक उधार, बाहरी वाणिज्यिक उधार, और दूसरा हो सकता है बाहरी सहायता। बाहरी सहायता, बाहरी सहायता। अब हम पढ़ेंगे अन्य जमाएं। तीसरा जो वो इसका जो बिंदु है पूंजीगत खाते के तीन घटक है इसके। पहला विदेशी निवेश, दूसरा उधार, और तीसरा है अन्य जमाएं। अन्य जमाएं, अन्य जमाएं। अन्य जमाओं में ढेर सारी आ सकती है, जैसे एनआरआई की जमाएं हो सकती है, एनआरआई की जमाएं हो सकती है, बैंकिंग पूंजी हो सकती है। चालू खाते में तो सबको पता है, चालू खाते की मदे कौन कौन से होती है? चालू खाते कौन कौन से मद होती है? अमर जी, सर जो जो हम मतलब देश के अंदर ही जमा करते हैं, मतलब सर जैसे रेलवे बना लिए, इनसे जो आय होने वाली है, क्या? जैसे हम संस्थागत जो चीज़ें बनाते हैं देश के भीतर ही, हाँ, उससे जो आय होने वाली है। नहीं तो कर- अरे हम विदेशों में जो आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, तुम अपने देश की बात कर रहे हो। देखो, चालू खाते की जो मदें होती हैं, इसमें दो प्रकार की मदें पढ़ेंगे अपन।
दृश्य और और अदृश्य, ये चालू खाते की मुद्रा। ठीक है। दृश्य मध्ये दो प्रकार की बताई थी मैंने, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात। वस्तु ही, सिर्फ वस्तु ही, दृश्य मदों में वस्तु ही बताया था ना मैंने, वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात। अदृश्य मदों में सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात। और एक और शब्द बताया था मैंने, एक और शब्द बताया था, वो बड़ा महत्वपूर्ण भी बताया था जी। नहीं, गैर संपत्ति नहीं, एक पक्षीय हस्तांतरण। मतलब ऐसे कोई बड़ा अमाउंट भी आ रहा है लेकिन उसे वापस नहीं करना है, तो फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो क्या कहे, वो कायम में आएगा, चालू खाते में आएगा, क्योंकि उसकी कोई लेनदारी या देनदारी बढ़ रही क्या नहीं। ये मदें ऐसी होती है जिससे लेन देन होता है तो हमारी लेनदारी या देनदारी बढ़ जाती है। और इसमें क्या हुआ, तुरंत दान महाकल्याण है, जो भी लेन देन करना था उसी समय कर दिया, तो उससे ना तो लेनदारी बढ़ रही है और ना ही देनदारी बढ़ रही है। हम दुकान में जा रहे हरी सब्जी भाजी खरीदने के लिए, जितने पैसे हैं देते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, नहीं खत्म हो गए तो वापस आ जाते हैं। लेकिन किराना दुकान में 2-3 साल से कंटिन्यू उसी के पास से लेके आ रहे थे, नमस्ते भी ले रहे थे आते जाते। क्यों ले रहे थे? दुकान वाला इसलिए नमस्ते ले रहा था कि अगली बार हम उसके पास जाए, और हम इसलिए नमस्ते ले रहे थे कि कभी पैसे रहे नहीं रहे आधे समय में ये काम आए, इसलिए नमस्ते हो रहा था। वैसे कोई रिश्तेदारी नहीं, खून का रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हम इसलिए नमस्ते ले रहे थे। तो अब किराना दुकान से हम लेके आते, बोलते जब पेमेंट आएगा तब वेतन करेंगे, तब भुगतान करेंगे। तो ये कौन से, क्योंकि इससे लेनदारी या देनदारी बढ़ रही है, तो वो कौन सी मद में आएगा, पूंजी खाते की। क्लियर बात समझ में आना चाहिए। तो एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण, किसी जैसे राखी बांधी और उसने 200 रुपए दे दिए, तो एक पक्षीय हस्तांतरण है। अब उसको 200 रुपए अगले रक्षाबंधन पे 200 के 300 तो देना नहीं है, तो ये एक पक्षीय हस्तांतरण। क्लियर हो गया ये? तो चालू खाते में दृश्य अदृश्य मदे, दृश्य मदों में वस्तुओं का आयात, वस्तुओं का निर्यात, अदृश्य मदों में सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात, और एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण। क्लियर एकदम? रुपए का अवमूल्यन पढ़ लिया हमने। रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 19 सितंबर 1949, जून 1966, और एक वो 3 जुलाई 1991, एक वो 3 जुलाई 1991। अधिमूल्यन क्या होता है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन तो पढ़ लिया, अवमूल्यन हमने पढ़ लिया, डिवैल्यूएशन। अब एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन या अधिमूल्यन, ये छूट गई थी हमारी अवधारणा। सेम क्या है, उसका उल्टा, अवमूल्यन का उल्टा लिख लेंगे 2 लाइन में। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक अधिकरण द्वारा जानबूझकर विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है।
ठीक, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्लियर एकदम। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? निर्यात हतोत्साहित होंगे और आयातों में वृद्धि, आयातों में वृद्धि होगी। ऐसा क्यों क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? कभी कभी क्या होता है, हमारे देश में इतनी वस्तुओं का निर्यात करने लग जाते हैं कि अपने यहाँ चीजें बचती ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ की चाय बड़ी फेमस है, तो चाय निर्यात कर दो पूरी, हमारे यहाँ क्या बचेगा? जैसे दाल जो है, दालें हमारे यहाँ, दालों का निर्यात कर दो तो हमें हमारे यहाँ बचता नहीं। शक्कर हमारे यहाँ की निर्यात हो जाती है तो हमारे यहाँ कीमतें बढ़ जाती। तो इन सबको निर्यातों को कम करने के लिए इसमें से एक उपाय अपनाया जाता है। कई देशों को ऐसा लगता है कि वहां की मुद्रा तो बहुत ही बेकार है, मुद्रा प्रणाली, तो वो निर्यात ही नहीं करते हमारे देश में, हमसे आर्थिक संबंध रखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अधिमूल्यन करना पड़ता है ताकि विदेशी सरकारें हमारे देश के ऊपर भरोसा करें और हमसे हमारे देश में निर्यात वो करें। क्लियर एकदम है। अब विदेशी मुद्रा भंडार, यह उदाहरण भी पढ़ ली हमने। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार कितनी है? विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में 598 बिलियन यूएस डॉलर। ये बता दिया था मैंने, अप्रैल की स्थिति में बताया, अभी की नहीं, आज की नहीं। अब क्या क्या शामिल होता है विदेशी मुद्रा भंडार में? रानी आप बताएं, क्या क्या था विदेशी मुद्रा भंडार में? और सबसे पहले तो विदेश की मुद्रा, जो हमारे पास हाँ। दूसरे देश की करेंसी, प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड, एफडीआई। हाँ, एफडीआई से तो ये सब आएगा ना, विदेशी मुद्रा एफडीआई से ही आएगी कि एफडीआई कुछ अलग चीज होती है। हाँ? एफडीआई कितने रूपों में होता है? डायरेक्ट, हाँ इन्वेस्टमेंट, हाँ, ये एफडीआई और एफआईआई है। तो एफडीआई जो है या तो मुद्रा के रूप में हो सकता है, पूंजी के रूप में हो सकता है, या टेक्नोलॉजी के रूप में हो सकता है। समझ में आया? मुद्रा के रूप में हो सकता है डायरेक्ट पैसा, ठीक है। दूसरा पूंजी के रूप में हो सकता है, मशीनरी के रूप में हो सकता है, पूंजी है। तीसरा कुछ नहीं करे, ना तो पैसा दे ना ही मशीनें दे, टेक्नोलॉजी दे सकता है। ये टेक्निक है, आप बना लो, इंजीनियर की सेवाएं वो दे सकते हैं। क्लियर? एफडीआई ऐसे हो सकता है। अब वही विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं। अपने को पता था विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन मुद्रा तो वर्चुअल और ये वो सब तरीके से होती है, और वास्तविक तो उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है, कम होता है। तो फिर किस रूप में? तो सबसे पहला विदेशी परिसंपत्तियां, पहले नंबर पे विदेशी, क्या लिख रहे हैं अपन? विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोत या तत्व। तो 4 स्रोत है, 4 तत्व हैं। नंबर 1 विदेशी परिसंपत्तियां, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जो अमरदीप ने बताया था वो सब इसमें आ गया। दूसरा आ गया स्वर्ण भंडार। दूसरा क्या होगा? स्वर्ण भंडार, स्वर्ण भंडार। तीसरा आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष। और चौथा होगा एसडीआर। ये तो भूल ही गए थे आप, है ना? एसडीआर, जो भी लेन देन होते तो वो तो इसमें होते हैं, एसडीआर में। ठीक, विदेशों से ऋण भी लेते हैं तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एसडीआर में देते हैं।
SDR। क्लियर हो गया यहाँ तक? विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी, वैसे पूंजी क्या होता है? धन का बढ़ना जिसका उत्पादन कार्य में प्रयोग होता है। ये तो ऐसी परिभाषा है जो मैं बच्चों को रटाते रहता हूँ। आपने रट भी लिया, बहुत अच्छा किया, साबित कर दिया कि अभी आप बच्चे हो, है ना। और जब तक बच्चे हैं तब तक ही सीख सकते हैं। जब आपको लगने लग गया कि समझदार हो गए हैं, समझ लो फिर आपका रास्ता बंद हो गया। ठीक। तो पूंजी के अंतर्गत मैंने पहले बताया सारी मशीनरी वगैरह आती है ना। पूंजी तो वो तो आपने परिभाषित तो अच्छे से किया कि वो धन का वह हिस्सा जो उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मशीनरी, निर्माण कार्य आदि आते। एग्जाम्पल में क्या, मशीनरी निर्माण कार्य है, जैसे भवन का उदाहरण दिया था मैंने। तो ये इसके अंदर पुल वगैरह जो है, रेलवे वगैरह, ये पूंजी है। ये सब क्या है, पूंजी। अब रेलवे नहीं होता, पटरी नहीं होती, इंजन नहीं होता, ट्रेन के डब्बे नहीं होते, तो सरकार को आय प्राप्त होती क्या? नहीं। तो वो उसके लिए पूंजी। ठीक। तो ये सभी, जैसे बस जो है, बस भी पूंजी है, बस भी पूंजी है। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी पूंजी। तो विदेशी पूंजी को रियायती प्रवाह या विदेशी निवेश के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। अब लिखेंगे विदेशी पूंजी के प्रकार। विदेशी पूंजी के प्रकार। तो नंबर 1, निजी विदेशी पूंजी। निजी विदेशी पूंजी। निजी विदेशी पूंजी मतलब जैसे रतन टाटा का नाम सुना है? कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? विदेश में है। तो ऐसे ये विदेशी है ना, हमारे देश के, लेकिन विदेश में पूंजी निवेश किया है। ऐसे विदेशी कंपनियां ढेर सारी है जो हमारे यहाँ निवेश कर रही है, लेकिन वो सरकार नहीं है, बल्कि वो स्वयं कर रहे हैं। स्वयं उनका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? निजी विदेशी पूंजी। वो किसी एक व्यक्ति की, सरकार की नहीं। अब इसमें ढेर सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ा, टेक्नोलॉजी के रूप में हो सकता है, बॉन्ड के रूप में हो सकता है, डिवेंचर के रूप में हो सकता है, ऋणों के रूप में हो सकता है, ढेर सारे प्रकार इसमें आएंगे। दूसरे इसमें लिखेंगे अंतर सरकारी ऋण। अंतर सरकारी ऋण। अंतर सरकारी ऋण दूसरी सरकारों से लिया गया है। रूस से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, चाइना से ले लिया। ये भारत के संदर्भ में नहीं, किसी भी देश के संदर्भ में हो सकता है। तो ये तो दूसरे देश के निजी उद्योगपति से, निवेशक से ले लिया, उसने निवेश कर लिया हमारे यहाँ पे। हम ऋण भी ले सकते हैं या वो खुद निवेश भी कर सकते हैं। अंतर सरकारी मतलब किसी सरकार से ऋण ले लिया। तीसरा है संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋण। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया यहाँ पे। अर्जुन जैसा आदमी बता सकता है, बाकी तो किसी के बस की बात नहीं। हाँ जी बताइए अर्जुन। नहीं नहीं बता सकते। इसके लिए है ना बहुत सचेतता की जरूरत होती है। ऐसे कुछ ये वो क्वेश्चन है जो हमारे आसपास मच्छर मक्खी की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन हम उसको हिला रहे, भगा रहे,
जबकि उत्तर हमारे पास में है, उसको दूर करके हम वो ढूंढ रहे हैं जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। योगेश जी, सर वर्ल्ड बैंक या गुड, कितना सरल क्वेश्चन था एकदम, कितना सरल था एकदम। भाई विदेशी संस्थाएं, इतनी सारी संस्थाएं बनी हैं, उन संस्थाओं से लिए गए ऋण, हम विदेशी पूंजी की बात कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ आरबीआई से लिया गया ऋण तो विदेशी ऋण नहीं कहलाएगा। भाई भारत के बाहर जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे जो ऋण ले रहे हैं वो संस्थागत ऋण कहलाएंगे। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये सारे बैंक जो है वो सब इसके अंतर्गत है। क्लियर है एकदम, संस्थागत ऋण। अब लिखेंगे विदेशी पूंजी की आवश्यकता, अगला हेडिंग है विदेशी पूंजी की आवश्यकता। क्यों पड़ता है विदेशी पूंजी की आवश्यकता? क्यों पड़ती होगी? इसका उत्तर तो लिखवाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। विदेशी ऋणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विकास कार्यों के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, गरीबी से दूर करने हेतु बड़े प्रोजेक्ट चलाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए तो विदेशी ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे निवेश की, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, रट लेंगे। निवेश के एक उच्च स्तर को कायम रखना, उच्च स्तर को कायम रखना, निवेश के एक उच्च स्तर को कायम रखना। दूसरा, तकनीकी गैप भरने के लिए, तकनीकी गैप भरने के लिए। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण प्रयोग के लिए। ये तकनीकी गैप भरने के लिए, ये क्या चीज है दिनेश कुमार? नहीं बता, चलो इतना बताओ, कितने बजे की बस से घर जाने वाले? पक्का? ये यकीन नहीं हो रहा है यार। लेकिन हाँ, हेमलता बताएंगे अब तकनीकी गैप भरने के लिए। सर जो हमारे टेक्नोलॉजी की कमी है, हाँ, उसके लिए उसके लिए। और विदेशी पूंजी में टेक्नोलॉजी आती है। मैंने बताया जो FDI होता है या FI होता है वो मुद्रा के रूप में हो सकता है, पूंजी के रूप में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के रूप में हो सकता है। जैसे हम फ्रांस से वो कौन सा विमान मंगाया था, लड़ाकू विमान राफेल, है ना, वहां से मंगाया था। भाई उन्होंने कुछ पीस वहां से लाए, बाकी भारत में बनवाया। तो ये है ना टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी के गैप को पूरा करने के लिए भी, और यदि हम विदेशी निवेशकों को ही नहीं बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी देंगे क्या फ्री फुकट में? नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि आप हमारा सामान खरीदो और देख लो, और उसके ऊपर भी वो नियम लागू होता है। कौन सा? बौद्धिक संपदा वाला। उनको रॉयल्टी दिए बिना, उनकी अनुमति लिए बिना वो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले उनसे खरीदना पड़ता है। ठीक, तो क्या तकनीकी गैप भरने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण प्रयोग के लिए। कई देश ऐसे हैं वहां पर संसाधन तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, उतने साधन नहीं है। अब एक खदान खोदने के लिए और वो खरबों रुपये चाहिए, वो होते नहीं है, तो फिर विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। कई देश योजना चलाने के लिए भी ऋण ले सकते हैं, हमारे देश को अच्छे से पता है ना। पब्लिक को खुश करने के लिए भी ऋण ले सकते हैं। आगे लिखेंगे प्रारंभिक जोखिम उपक्रम, प्रारंभिक जोखिम उपक्रम। ये क्या बोला है विजय बताएगी? प्रारंभिक जोखिम उपक्रम।
नहीं पता, सही में नहीं पता। चलो मुझे ये बताओ, नव प्रवर्तन क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप क्या होता है? सर किसी भी चीज की शुरुआत करना। किसी भी चीज की शुरुआत करना, बिजनेस। बिजनेस होता है ना? ठीक है, योगी स्टार्टअप। सर वही सब व्यवसाय करना व्यवसाय। आप बोलेंगे कुछ? नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, गलत हो ना तो मेरे पास में कोई चाकू छुरी या बंदूक नहीं है कि गोली मार दूंगा, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। सर ये नए उद्यम जो चालू करते हैं, नई उद्यम, नवाचार नई जैसे। शुरुआत करना, नवाचार जिसे बोलते हैं, पहले जो कभी ना, नहीं हो रहा था। और नवाचार को कोई पब्लिक स्वीकार करे या न करे, इसकी कोई गारंटी है क्या? नुकसान भी हो सकता है उसमें, तो भाई नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए क्या कर ले, विदेशी पूंजी। भाई शुरुआत हो जाए एक बार, फिर हमारे देश के लोग भी करते रहेंगे। भाई जोखिम हो सकता है इसमें, और इतना जोखिम हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम विदेशी निवेशकों को यहाँ आमंत्रित कर ले, वो अपना काम करे, लाभ होगा तो बने रहेंगे, घाटा होगा तो चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना। समझ में आ गया? और फिर यदि सफल हो गया तो राष्ट्रीयकरण कर देंगे, सफल हो गया तो क्या कर देंगे, राष्ट्रीयकरण कर देंगे। समझ में आई ना बात योगेश जी? अभी दुकान लोग लगाते हैं ना, लोग बात जो बड़ी बड़ी ये जैसे मकान खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं, रोड वाले देखो, और फिर सामने एक दो दुकानें भी निकाल लेते हैं। शुरुआत में खुद नहीं लगाते, किराए से दे देते हैं, किराए से दे देते हैं, और जब खूब चलने लगती है तो उसको लगा देते हैं, बोलते हैं हमारा लड़का काम करेगा यहाँ पे, वो दुकान लगाएगा। तो वो हुआ ना जोखिम पूंजी, मतलब चलती है या नहीं चलती है, नुकसान होता है क्या होता है, ये प्रैक्टिकल किसी और पे कर लेते हैं, और जब सब कुछ ठीक चलने लगता है तो फिर चले। तो क्या प्रारंभिक जोखिम उपक्रम, यहाँ इतना घटिया सोच के साथ नहीं है भाई, उसमें जोखिम होता है तो देसी निवेशक वहां पर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। नहीं चाहते। और गरीब देश है, वहां इतनी पूंजी तो है ही नहीं कि ऐसे उद्यमों में निवेश करें, इसलिए विदेशी पूंजी आमंत्रित की जाती है ताकि उसका लेन देन वर्षों तक होता रहे, लेकिन शुरुआत अच्छे से हो। बुनियादी आर्थिक ढांचे का विस्तार, ये भी एक दिन पढ़ाया था मैंने, बुनियादी आर्थिक ढांचे का विस्तार। ये तो बता सकते हो आप अर्जुन? जी सर। हाँ, तो सर विकास के लिए जो संरचना की जाती है, क्या क्या चाहिए, सरल कर दिया थोड़ा सा मैंने। आधारभूत ढांचा जिसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था ना, बिजली, सड़क, दूरसंचार, पेयजल, शिक्षा, बैंकिंग, यातायात, ये जो चीजें चाहिए, इसके बगैर विकास हो सकता है क्या? नहीं। विकास को मापते हैं हम तो किसी के पास में, किसी व्यक्ति के पास में बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक जमा करके रख लिया उसने, तो उसे विकास नहीं होता। यदि उसके 4 बच्चे हैं और चारों को उसने 6वीं क्लास से पढ़ना बंद करा के काम पे लगा दिया, चारों बच्चे जाते थे और पैसा ला के देते थे बाप के पास में। आज भी उनके पास पैसा तो 2 करोड़ है, लेकिन आज तक बच्चों ने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, उनके घर में फैन नहीं है, कूलर नहीं है, तो ये विकास हुआ क्या? नहीं। तो विकास के लिए भी ये पूरी अधोसंरचना होना चाहिए, तब तो कोई अच्छा कार्य वहां पर हो सकता है। तो चाहे कोई बड़ी रेल लाइन बिछ रही हो, है ना, कोई बड़े बंदरगाह का विकास किया जा रहा हो, ये सब चीजें करने के लिए अब वो देश गरीब है, गरीब, और यदि पैसा होता तो विदेशी निवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे, नहीं, अब नहीं है, तो इसलिए विदेशी निवेश की जरूरत पड़ रही है। फिर है भुगतान की स्थिति के संतुलन में उन्नयन, भुगतान की
स्थिति के संतुलन में उन्नयन। बार बार भुगतान जो है प्रतिकूल होते जा रहा है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो रहा है, सबके देना ही देना है, देना ही देना है, तो सोचता है साला ऐसी जगह से लेन देन कर दिया जाए कि जहां एक जगह ही देना पड़े और लंबी अवधि के बाद देना पड़े। और हमारे यहाँ निवेश कर दे तो हमारे यहाँ उत्पादन वगैरह होगा, तो फिर हमारी देनदारी धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो इसके लिए भी हो सकता है। क्लियर है? विदेशी पूंजी की आवश्यकता। अब विदेशी निवेश की बात करेंगे हम, तो सीधी सी बात करते हैं, विदेशी निवेश किन किन रूपों में होता है, क्या क्या होता है। तो परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले, FI अर्थात विदेशी निवेश। विदेशी निवेश, हम अब जाके अपने मूल टॉपिक पे आए हैं आज के। ठीक, विदेशी निवेश। विदेशी उद्यमी, विदेशी उद्यमी लाभ व उत्पादन से प्रेरित होकर, लाभ व उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी राष्ट्र में, किसी राष्ट्र में व्यय करते हैं तो उस देश के दृष्टिकोण में विदेशी निवेश कहलाता है। एक देश है भारत, एक देश है ब्रिटेन। यहाँ का एक निवेशक है एंडरसन, और ये भारत में यहाँ पर कारखाना स्थापित करता है। काय के लिए? एक तो उत्पादन करेगा यहाँ पर, और उत्पादन करने के बाद वो लाभ कमाएगा। उत्पादन उसके देश में भी कर रहा था, लेकिन वहां जरूरत नहीं थी, बेचना उसे भारत में ही था, तो वहां बनाता, फिर लाता यहाँ पे, फिर बेचता। कच्चा माल यहीं से खरीद के ले जाना था उसे, बनाना था, फिर तो आयात शुल्क देना है, निर्यात शुल्क देना है, और परिवहन चार्ज देना है। महंगा पड़ रहा था, वहाँ मजदूर भी बड़े महंगे, हाई क्वालिफाइड मजदूर वहाँ पे मिल नहीं रहे। और भारत जैसे देश में क्या है, भारत जैसे देश में कम लागत मिल जाए, मजदूर है, मजदूर ही मजदूर है। तो भारत में तो बोलते बेरोजगारी है। मुझे समझ में नहीं आता भारत में बेरोजगारी क्यों? काम करने वाली बाई ढूंढो तो मिलती नहीं, और बोलते यहाँ पर बेरोजगारी है। कारखानों में 14 साल के बच्चों से तक के काम करा दिया जाता है, तो फिर बेरोजगारी कैसे होगी? दरअसल यहाँ भ्रष्टाचार, लोगों की नीयत खराब है। जो उद्यमी है वो सही कर्मचारियों से काम नहीं करवाते, क्योंकि उनको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। और 10वीं में 10 बार फेल होते हैं और सपना कलेक्टर बनने का देखते हैं लोग। तो बेरोजगारी तो रहेगी ना। 10वीं में कितनी बार? 10 बार फेल होते हैं और सपना काय का देखते हैं? कलेक्टर बनने का। तो बेरोजगारी तो महसूस होगी, बेरोजगारी है नहीं, क्या होती है? महसूस होती है कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि काम हम करना चाहते नहीं है। और जो उद्यमी है वो चाहते हैं कि साला ऐसे काम वाले मिल जाए जिसे कम वेतन देना पड़े, सही जगह सही काम कुछ होता नहीं है। तो अब ये ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, एंडरसन। अब यहाँ पर तो ये ब्रिटेन के संदर्भ में विदेशी निवेश कहलाएगा, भारत के संदर्भ में विदेशी निवेश की प्राप्ति है। विदेशी निवेश किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। नहीं तो हम सोचेगा हमने किया है, हमने नहीं किया, हमने तो उसे आमंत्रित
किया, हम आमंत्रित करते हैं विदेशी निवेश को, लेकिन विदेशी निवेश किसके संदर्भ में? ब्रिटेन के संदर्भ में। क्लियर हो गया ना? क्या लिखा आपने? विदेशी उद्यमी लाभ व उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियां अभी बता दिए मैंने, धन हो सकता है, मुद्रा हो सकती है, पूंजी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई किसी भी रूप में हो सकती है, को किसी राष्ट्र में व्यय करते हैं तो उस देश के दृष्टिकोण में विदेशी निवेश कहलाता है। इस प्रक्रिया में कंटिन्यू लिखना है, कोई पैराग्राफ बदलने की जरूरत नहीं। इस प्रक्रिया में पूंजी व तकनीक का आगमन होता है, पूंजी व तकनीक का आगमन होता है, पूंजी व तकनीक का आगमन होता है। आवश्यकता क्यों है? अभी हमने पढ़ लिया, विदेशी पूंजी की आवश्यकता पढ़ लिया जी, तो अब यहां बार बार लिखेंगे नहीं। अब इसके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार क्या है इसका? एफडीआई, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई बड़े शब्द हैं, बड़े शब्द, बहुत से नेता लोग इन शब्दों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखो विदेशी निवेश जो है, अब पहले समझ लो इसे, फिर हम लिख लेंगे और व्यवस्थित तरीके से देख लेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लोग दो तरीके के होते हैं। विजय आपको ही समझा देता हूँ, बाकी तो सब समझदार है, सब समझ जाएंगे, आपको समझा देता हूँ मैं। लोग बड़े समझदार होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी जगह निवेश कर दिया जाए कि वहां नुकसान बिल्कुल ना हो, फायदा 2%, 3%, 4% जो भी हो चल जाएगा, लेकिन नुकसान की कोई संभावना नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जुआरी प्रवृत्ति के होते हैं, शिकार करेंगे तो शेर का, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। शिकार करेंगे तो शेर का, नहीं तो नहीं करेंगे, रिस्क लेते हैं। और वो उत्पादन के साधनों में निवेश करते हैं और वो परसेंट पे काम नहीं करते, वो सीधा लाभ या हानि पे काम, वेतन पे काम करते हैं क्या? नहीं, लाभ या हानि पर। तो ऐसा विदेशी निवेश जो सीधे उत्पादन के साधनों में किया जाता है और उस उत्पादन के साधनों के वो स्वामी बन जाते हैं, मालिकाना हक उनके पास में होता है, और या तो उनको लाभ होता है या फिर हानि होती है। और एफडीआई क्या? लंबे समय का निवेश होता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधनों में कर लिया उन्होंने निवेश, कंपनी खोल ली भोपाल में, अब नुकसान भी हो रहा है तो तुरंत आज के आज छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि अरबों खरबों जीवन भर की पूंजी वहां पर लगा दी है, तो तुरंत छोड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं। बात समझ में आया ना? एफडीआई उत्पादन के साधनों में किया जाता है, मालिकाना हक उनके पास में होता है, लाभ या हानि के वो स्वामी होते हैं और जल्दी छोड़कर नहीं जा सकते। अब ये निवेश दो तरीके से कर सकते हैं वो, या तो नया प्रोजेक्ट शुरू करें वो नए प्लानिंग के साथ में, ग्रीनफील्ड, कुछ भी नहीं था उस देश में, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। या ब्राउनफील्ड, पहले से कोई कंपनी चल रही थी, उन्होंने बोला कि हम इसी कंपनी को खरीद लेते हैं या इसी की एक यूनिट और लगा देते हैं या इसी की हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, तो ब्राउनफील्ड निवेश हो गया। क्लियर हो गया एफडीआई? अब दूसरा क्या होता है? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है? ये डरे हुए लोग रहते हैं, डरे हुए हो या ना हो, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। वो चाहते हुए हम ऐसी जगह पैसा लगाते हैं कि जब जरूरत पड़े तब निकाल लें, जब जरूरत पड़े तब निकाल लें। तो वो क्या करते हैं? शेयरों के रूप में या किसी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, मालिकाना हक अपने पास में नहीं रखते, 49% तक ही रहते हैं, कभी 51 पे पहुंचते ही नहीं है, बहुत कम
और जैसे परसेंट पे कि हमने इतना पैसा दे रहे हैं, इतना प्रतिशत ब्याज लेंगे, और जैसे उनको लगा कि अब घाटा हो रहा है वो अपना हिस्सा निकाल देते हैं और वापस चले जाते हैं मालिकाना मतलब। तो जैसे एसबीआई में निवेश कर दिया, आरबीआई में निवेश कर दिया, और जब लगा कि इनके शेयरों की कीमत कम होने लग गई है तो अपने शेयर बेच देते हैं और वापस चल जाते। तो उसमें रिस्क कम रहती है लेकिन लाभ की संभावनाएं भी कम होती है। ठीक, अब लिखेंगे हम एफडीआई, जो समझा है उसे लिख लेते हैं। सामान्यतः किसी एक देश की कंपनी द्वारा, सामान्यतः किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात जब उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, कारखानों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। इसको अब देखो, ये एफडीआई और ये है एफआईआई, ये है कपड़ा उद्योग। ये कपड़ा उद्योग में पैसे लगाना है दोनों को कपड़ा उद्योग में पैसे लगाना है। एफडीआई में क्या होगा, ये सीधा कपड़ा उद्योग लगा देगा, सीधा कपड़ा उद्योग। ठीक, अब एफआईआई क्या करेगा, यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा और ये जो कपड़ा उद्योग है वो यहां से पैसा लेगा। अब ये डायरेक्ट हुआ क्या, नहीं, बीच में यहाँ कड़ी आ गई। जैसे ही इसको लगा कि सारा कपड़ा उद्योग तो भारत में चल ही नहीं रहा, तो इसने यहाँ तो पैसे दिए नहीं थे, इसने यहाँ दिए थे, तो इससे पैसे वापस लेगा और चला जाएगा। अब इसने चूंकि सीधा कपड़ा उद्योग में लगाया, इतनी सारी मशीनें, जमीन खरीदी है, इतने सारे मजदूर नियुक्त किए हैं, तो अब उन सबको तो इकट्ठे एक दिन में हिसाब किताब नहीं कर सकता, तो कुछ दिन तक नुकसान हो तो भी उसे चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ये मतलब ये डायरेक्ट होता है और ये किसी एजेंसी के थ्रू होता है, माध्यम से होता है। अब लिखेंगे आगे, यह दीर्घकालीन एवं स्थायी प्रकृति का निवेश है। किसी निवेश को एफडीआई में शामिल करने के लिए कम से कम 10% हिस्सेदारी लेना आवश्यक है। ठीक है, 8% हिस्सेदारी ले रहे हैं तो फिर एफडीआई की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि ग्रीन फील्ड निवेश कर रहे हैं तो फिर तो 100% हिस्सेदारी होगी उसकी। ब्राउन फील्ड कर रहे हैं मतलब पहले से किसी कोई कंपनी है उसमें निवेश कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी खरीदना पड़ेगा। 7% ले लेते हैं तो फिर वो एफडीआई नहीं, कम से कम 10% हिस्सेदारी लेना पड़ेगा। प्रकार लिखेंगे, 2 प्रकार, एक ब्राउन फील्ड, दूसरा ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड में जो पूर्व में स्थापित
किसी इकाई में निवेश किया जाए, और ग्रीनफील्ड किसी नई इकाई में निवेश किया जाए। अब देखो 2091 नहीं 1991-92 में ये एफडीआई की बात की गई और धीरे धीरे 10% 15% ऐसा देना शुरू हुआ। लेकिन 2017 में क्या किया, विदेशी निवेश नीति के तहत लिखेंगे 2017 की विदेश नीति के तहत, विदेश नीति के तहत निम्न क्षेत्रों में %100% एफडीआई की छूट दी गई। नंबर 1 कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन। नंबर 2 दूरसंचार सेवा, दूरसंचार सेवा। नंबर 3 खनन। नंबर 4 बागवानी। नंबर 5 रक्षा। नंबर 6 रेलवे क्षेत्र। नंबर 7 नागरिक उड्डयन। नंबर 8 एनबीएफसी। अगला एफडीआई की सीमाएं देखते हैं। एफडीआई की सीमाएं मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर एफडीआई निर्धारित कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में 20%, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे एसबीआई है, ऐसे बैंकों में कितना 20% तक। निजी बैंकिंग में 74%, निजी बैंकिंग 74%। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया 26%। बीमा क्षेत्र 49%। मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार 51%। निजी सुरक्षा एजेंसियां 74%। ऊपर वाले में एक और लिख लेना, ऊपर जो कहाँ तक लिखा था करने, 8 तक लिखा था क्या? 8। 9 इस पे लिखेंगे सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार, सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार। सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार में 100% एफडीआई का है और मल्टी ब्रांड में कितना है 51%। मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड क्या होता है? सिंगल ब्रांड एक ही ब्रांड का सामान, की कंपनी के साथ जैसे बाटा का शोरूम, रिबॉक का शोरूम, एडिडास का शोरूम, ऐसा कोई भी हो सकता है। और मल्टी ब्रांड जहाँ एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड की चीजें मिलती है, जैसे विशाल मेगा मार्ट है ना? विशाल मेगा मार्ट कोई ब्रांड का नाम है क्या? नहीं, वो बाजार है। जैसे सुपर मार्केट,
सुपरमार्केट में सारी चीजें मिलेगी, कोई ब्रांड नहीं है ना। लेकिन रिबॉक शोरूम बोला, हीरो शोरूम, अब हीरो शोरूम में अपन जाके बोलते हैं मुझे पल्सर बाइक खरीदना है, तो क्या बोलेगा वो? गुस्सा आएगा ना उसको कि बोलेगा हमारे यहाँ आके हमसे हमारी बेइज्जती कर रहे हो। भाई पल्सर खरीदना मतलब पल्सर की आप तारीफ कर रहे हो, वो बाइक आपको पसंद है, तो भगा देगा फिर, है ना। या फिर बोलेगा कि इसको कुछ समझता नहीं, बोले ये पल्सर से अच्छी है, ये हो सकता है। क्लियर है? अब एफडीआई के लाभ क्या है और समस्या क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एफआईआई कल पढ़ेंगे। तो एफडीआई के लाभ पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास, अगला खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन, ये मिला जुला उत्तर चल रहा है अपना। जैसे एक सरल सा क्वेश्चन बन जाए, मल्टी ब्रांड रिटेल मार्केट से क्या लाभ है ना? तो मल्टी ब्रांड से ये फायदे हो सकते हैं, जैसे या थोड़ा सा शुरुआत गलत हो गई इसकी, इसलिए बता रहा हूं। खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास में मल्टी ब्रांड लग गया, जैसे सुपर बाजार ये वो लग गया, किसी ग्रामीण क्षेत्र में लगा दिया कहीं, तो इसमें क्या होगा, छाटो भी ना, अपनी जरूरत के अनुसार खरीदना है ना। सुपर बाजार देखा होगा, होशंगाबाद चौपाल जिसे कहते हैं, चौपाल वगैरह लगती है ना, इसमें वो सारी चीजें जो हमें जरूरत के अनुसार जैसे भी हो, और ढेर सारे ब्रांड एक साथ रहते हैं, तो जो चीज हमें चाहिए वो ले, अलग अलग। अब शूज लेना है तो बाटा शोरूम में गए सिंगल ब्रांड में, तो वही वाला मिलेगा, उसकी कीमत ज्यादा रहेगी। और मल्टी ब्रांड में चल जाते हैं तो वहाँ लोअर क्वालिटी से लेकर एकदम हायर क्वालिटी तक सब दिया रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्वेश्चन ठीक करेंगे, मल्टी ब्रांड के लाभ लिखेंगे, एफडीआई के लिए मल्टी ब्रांड के लिखेंगे। तो खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक लगेगी, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन अब देखो कैसा हो गया, अब जैसे अभी जो मोटे अनाज है वो हमें दिख ही नहीं रहते, कोदो, कुटकी, सावा, बाजरा, ज्वार, लेकिन ये विशाल मेगा मार्ट में जाओ तो ये सब मिल जाता है। हम खरीदना शुरू करते हैं, और खरीदना शुरू करते हैं फिर हम उसे बाहर बाजार में तलाश करते हैं, पूछते रहते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये वस्तु भी बाजार में बिकती है, तो हम इसका उत्पादन करें। क्योंकि सारा गेहूं इतना खाद डालते हैं, इतना पानी डालते हैं, और 30 रुपए किलो बिकता है, और सारा सावा जो बिना पानी के खाद के हो जाता है वो दुकान में 100 रुपए किलो मिलता है, और ये हमारे यहाँ तो बिना मेहनत के हो जाएगा, वे हमें इसका उत्पादन करना चाहिए। तो इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होता है। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी, लाभ लिख रहे हैं हम, हानियां नहीं। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के स्टोर शहर की बाहरी सीमा में खुलते हैं, बाहरी सीमा में खुलते हैं। अगला, उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे, उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे।
अगला, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला खत्म होगी। मध्यस्थों की श्रृंखला खत्म होगी। अगला लिखेंगे, लोगों को उचित दर पर सामान उपलब्ध होगा। अब हानियां लिखेंगे। असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव। असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव। असंगठित क्षेत्र, कई छोटी छोटी दुकानदार होते हैं जो किसानों से खरीदते हैं, तुरंत ही बेचना शुरू कर देते हैं। उनको ज्यादा लाभ से कोई मतलब नहीं होता है। 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया। कोई जीआई टैग नहीं उसके ऊपर। जीआई टैग क्या वास्तविक चीज से बड़ा हुआ क्या? नहीं। तो तुम कोई भी टैग लगा दो, कोई भी ब्रांड बोल दो कि हमने तो एक एक दाना चुन चुन के बनाया ये वो, लेकिन जो खेत से तोड़ के लाया है उससे बेहतर होगा क्या? वो नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में वो वस्तुएं सीधी मार्केट में आ जाती है, और लेकिन अब ये जो चमक धमक वाला जो विशाल और ये ऐसे लग जाते हैं, तो फिर लोग बाग उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करते और उनका नुकसान हो जाता है। विदेशी कंपनी आती है, लाभ कमाती है और लूट कर चली जाती है, और इन लोगों का अच्छा वाला माल कोई खरीदता ही नहीं। अब वो एक फल खरीदा हमने, परसों के दिन लाया थे, ड्रैगन फ्रूट। वो उसकी तरह दिखता है, कमल की तरह, रेड रेड रहता है एकदम। ड्रैगन फ्रूट ऐसा एक ही आता है, 200 रुपये, 220 रुपये, 240 रुपये का एक नग आता है। 140 150 से शुरू हो जाता है एक फल ही। कोई टेस्ट नहीं उसको खाओ, है ना, कोई टेस्ट नहीं, लेकिन है ना वो काय का मल्टी ब्रांड वाला फल है विदेशी। उसी प्रकार वो कीवी करके एक फल आता है? वो 3 रखे रहते हैं, 100 रुपए के, 120 रुपए के 3 देते हैं, खाते हैं मगर। जबकि हमारे यहाँ का देशी आम, इमली, नींबू, ये सब फल तो हमारे आसपास है। ये इमली जो सरकारी इमली है कांटे वाली, ये इधर लटकी रहती है, कोई नहीं खाता उसे, जबकि बहुत काम की चीज है, कोई नहीं खाता, दुकान से खरीद के खाएंगे। तो ये असर होता है कि जो हमारे परंपरागत जो अच्छी चीजें होती है उससे दूर होते चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में। ठीक, अगला लिखेंगे, देश में इस समय लगभग 95% खुदरा व्यापारी असंगठित क्षेत्र में है, जो गली मोहल्ले में खुदरा व्यापार कर लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। रोजगार प्रदान करते हैं, इनका रोजगार नष्ट होने का खतरा है। मल्टी ब्रांड में इनका रोजगार नष्ट होने का खतरा है।
अगला पॉइंट लिखेंगे, व्यापारियों के साथ साथ किसानों के हित भी प्रभावित होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा एफडीआई क्या है, किन के ग्रुपों में होता है, क्या क्या है इसके अंतर्गत। कल हमारी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कल अर्थात जब भी हमारी क्लास रहेगी तो उसमें हम एफआईआई पढ़ेंगे, साथ ही पी नोट्स पढ़ेंगे, पार्टिसिपेटरी नोट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, 2-3 बार मैंने खुद ने एग्जाम में लिखा है और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। नहीं है तो भी हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो कल मिलते हैं ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। एक बार पुनः सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।